नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी की लेखक हैं आशना अली शाह। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बात और आपको मैं बता दूं, यह कहानी कम से कम 5 से 6 घंटे की है, तो इसका एक पार्ट डेली आएगा और इस कहानी को ख़त्म होते होते यह महीना बीत जाएगा, यानी कि अक्टूबर के आखिरी दिन तक ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को अब शुरू करते हैं। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के 2 बज रहे थे। फाइजा अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी कि तभी उसको महसूस हुआ कि कोई धीमे धीमे उसके जिस्म के ऊपर आ रहा है। वो डर गई। उसने उठने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मानो उसके बस में ही नहीं था। उसने आंखों को खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके दोनों हाथों को किसी ने मजबूती से जकड़ लिया। अब वो बुरी तरह छटपटा रही थी कि तभी एक ताकतवर वजूद पूरी तरह से उस पर हावी हुआ। इतनी सर्दी में भी वो पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी। वो बिल्कुल बेबस थी। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके गालों के बिल्कुल करीब है। वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। वो बिल्कुल उसके करीब था। फिर उसे लगा कि वो उसके जिस्म को मसल रहा है कि तभी फाइजा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हलक से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से मानो बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि कई घंटे चलने वाली थी। आज फाइजा 17 साल की हुई थी। उसका बर्थडे था, तो वो बाकायदा तैयार हुई थी। ब्लैक कलर के गाउन में वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, आज जरा सा मेकअप करके वो तो बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। फाइजा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नकचड़ी और घमंडी भी थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो वो खुद को दूसरे से अच्छा समझने लगती, और हो भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी भूरी आंखें और गुलाबी होठ तो जैसे मानो बनाने वाले ने बखूबी तरासे हों, और उसके रेशम से बाल और नाजुक से पैर देखने से लगता था कि सचमुच कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। उसकी दोस्त महक कहती है, वाह फाइजा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। फाइजा इतराते हुए बोली, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं और ये बहुत कीमती है। महक उसके इस अंदाज से थोड़ा चिढ़ गई और जबरदस्ती मुस्कुराई। फिर केक खाने में बिजी हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद फाइजा अपने कमरे में आई और कमरे को लॉक करके चेंज करने के लिए बाथरूम में जाकर जैसे ही ड्रेस को उतारा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने नाइट शॉर्ट पहने और सोने के लिए बेड पर लेट गई। पार्टी में थकान की वजह से जल्द ही वो नींद के आगोश में चली गई। रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गालों पर उंगलियों से बहुत ही धीरे धीरे छू रहा हो। फिर उसकी उंगलियां सरकते हुए धीरे धीरे उसके बालों में आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर बढ़ी। वैसे ही उसने घबराकर झट से आंखें खोल दी। हड़बड़ाकर उठी और पास के टेबल पर रखी लाइट को जला दिया और गौर से देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। उसने उठकर पूरे कमरे की लाइट को जला दिया और सब जगह देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दिल पर हाथ रखा और कहा, उफ, कितना डरावना ख्वाब था। उसने फिर लाइट बंद कर दी और वापस आकर लेट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अभी भी उसके कमरे में है और उसे घूर रहा है। उसने फिर लाइट जला दी और कहा, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं आइंदा से महक की बातों में नहीं आऊँगी।
फिर उसने लाइट खुली ही रहने दी और ऐसे ही सो गई, इससे बेखबर कि कोई अभी भी उसे देखे जा रहा था। फाइजा, फाइजा उठो बेटा। फाइजा की माँ फाइजा को उठाने की कोशिश करती है। फाइजा कंबल में मुंह डाले कसमसाती हुई अध खुली आंखों से देखती है। कमरे में थोड़ा उजाला फैल चुका था, सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ फिर से आवाज देती है और दरवाजा भी बजाती है। फाइजा लेटे लेटे आवाज देती है, हाँ माँ उठ रही हूँ। और फिर नजर उठाकर टेबल पर रखी घड़ी देखती है और चौंक कर एक झटके से बेड से उतर आती है और कहती है, ओह माय गॉड, 10 बज गए, मुझे तो कॉलेज भी जाना था, मैं इतनी देर तक सोती रही। फिर उसे रात का वाकया याद आता है। वो डर से सिहर जाती है और वो फिर से सोचों में डूब जाती है कि वो सपना था या हकीकत। तभी उसकी माँ फिर आवाज देती है। वो फिर यस मामा कहते हुए फ्रेश होने चली जाती है। फाइजा के बर्थडे के 1 हफ्ते पहले फाइजा अपने कॉलेज से लौट रही थी कि तभी महक कहती है, सुनो सब, यहाँ से थोड़ी दूर एक दरगाह है, उसके पास एक जलेबी बनाने वाला है, उसकी जलेबियाँ बड़ी ही टेस्टी हैं। कल जुम्मे रात को मैं अम्मी के साथ गई थी तो गरम गरम जलेबियाँ खाई, कसम से मजा ही आ गया। जलेबियों का नाम सुनते ही सबने कहा, वाह री महक, ये तूने अच्छा बताया, वैसे भी भूख लग रही है, क्या कहते हो सब, चले फिर? सबने एक साथ कहा, ठीक है चलते हैं। वे 5 लोगों ने अपनी साइकिल उस रास्ते पर मोड़ दी। फिर सारे वहां पहुंच गए। सबा, आसना, दिव्या, महक और फाइजा 5 एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब लोग साइकिल से कॉलेज आते जाते थे। महक, फाइजा और दिव्या की बहुत ही पक्की दोस्ती थी और तीनों के घर भी आसपास ही थे। आसना और सबा 3 किलोमीटर दूर से आते थे। सबने जलेबियों का ऑर्डर दिया। तभी सबा कहने लगी, जब तक जलेबियां तैयार हो रही हैं, चलो अंदर घूम कर आते हैं। दिव्या कहने लगी कि हम दोनों यहीं रुकते हैं, तुम लोग हो आओ, हम बाद में चले जाएंगे। आसना और दिव्या वहीं ठेले के पास रुकती हैं और वो तीनों दरगाह के अंदर चली जाती हैं। दरगाह का गेट खुला हुआ था। दरगाह के चारों तरफ खूब सारी फुलवारी लगी थी, उन पर काफी तितलियां मंडरा रही थी और एक तरफ कोने में कई कब्रें बनी हुई थी। बीचों बीच एक कमरे नुमा छोटे से चबूतरे में अंदर एक चिराग जल रहा था और एक बुजुर्ग आदमी सर झुकाए अंदर बैठे हुए थे। दरगाह के बाई तरफ एक पुराना इमली का पेड़ था, उस पर कई धागे एक साथ बंधे हुए थे। पुराने होने की वजह से उनका रंग समझ में नहीं आ रहा था। सबा वही दरगाह में बैठकर दुआएं करने लगती है। महक और फाइजा फुलवारी देखने के लिए वही टहलने लगती है। फाइजा एक तितली को देखती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है कि अचानक उसका पांव फिसलता है और जैसे ही वो गिरने को होती है तभी वो वहीं पेड़ के धागों को मजबूती से पकड़ती है और गिरते गिरते बचती है। उसके पाँव में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो वहीं एक कब्र पर बैठ जाती है और अपना पाँव सहलाने लगती है। उन धागों से एक धागा टूटकर उसके हाथ में ही रह जाता है। वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी महक उसे हाथ पकड़कर उठा देती है और उससे जोर से कहती है, फाइजा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक कब्र पर बैठी हो और तुमने ये धागे भी तोड़ दिए हैं। पता भी है ये धागे काफी सालों से यहाँ बंधे थे और कहा जाता है कि यहाँ बाबा ने एक जिन को बांधा था और तब से वो यहीं गुलामी करता है। तभी फाइजा उस पर गुस्से से देखती हुई कहती है, तुझे इस जिन की पड़ी है? देख मेरे पाँव में कितनी खरोच आ गई है और मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। इतने में दिव्या उन दोनों को आवाज देती हुई वहीं चली जाती है। क्या यार, कब से हम लोग तुम दोनों को बुला रहे हैं और तुम यहाँ दरगाह के पीछे लुका छिपी खेलने में बिजी हो। फिर उसकी नजर फाइजा के पाँव पर पड़ती है। ये क्या हुआ? दिव्या उससे पूछती है। फाइजा कहती है, कुछ नहीं, पहले ये बता यहाँ बैंडेज कहाँ मिलेगा? दिव्या कहती है, बाहर चलकर देखते हैं। महक फाइजा को हल्का सा सहारा देकर बाहर लेकर आती है। सबा और आसना फाइजा को देखती हैं। सबा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आसना कहती है, तुम ठीक तो हो फाइजा? फाइजा कहती है, बाद में बताऊंगी, पहले कोई बैंडेज ले आओ। सबा और दिव्या बैंडेज लेने के लिए चली जाती हैं। महक मुंह बनाकर बोलती है, इतनी चोट भी नहीं आई है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। अब तक तो जलेबियां ठंडी भी हो गई होंगी। और फिर पॉलिथीन में रखी हुई जलेबियों को देखती है।
फिर खोलकर एक जलेबी को मुंह में रख लेती है। फाइजा गुस्से से उसे देखकर कहती है, ठूस लो सारी जलेबियां तुम, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। और इतना कहकर अपने पाँव को सहलाने लगती है। तभी आसना की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जिसमें थोड़ा सा धागा लिपटा हुआ था। आसना कहती है, ये क्या है फाइजा? फाइजा अपने हाथ को देखती है, फिर उसे जोर से झटक देती है और कहती है, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही कुछ लग गया होगा। और फिर मुड़कर उस इमली के पेड़ को देखती है। तभी उसे कुछ धुंधला सा पेड़ पर दिखाई देता है और तभी आसना उससे कहती है, फाइजा सुनो। फाइजा आसना की तरफ पलटती है और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, रुको। और फिर वापस मुड़कर देखती है, वहां कुछ नहीं होता। आसना उसे देखती है और फिर पेड़ को देखती है, फिर पूछती है, क्या हुआ फाइजा? फाइजा नहीं में सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। तभी सभा और दिव्या बैंडेज लेकर आती हैं। उसके बैंडेज लगाने के बाद दिव्या महक को देखती है जो जलेबी खाने में बिजी होती है। महक, कतई नालायक हो तुम, बेचारी की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और महक से पॉलिथीन छीन लेती है, फिर बीच में रख लेती है। महक उसे घूरती है और सब हंसते हुए जलेबियां खाने लगते हैं। सभा कहती है, चलो काफी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। और सब चल देते हैं। फाइजा अपने घर के रास्ते में पहुंचती है। यहाँ से फाइजा को अकेले ही जाना होता है। फाइजा पैर में चोट की वजह से धीमे धीमे चल रही थी और महक की बातों को सोचे जा रही थी। फाइजा थोड़ी दूर चलती है कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। फाइजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। वो फिर आगे चलने लगती है तो फिर उसे वही लगता है। वो फिर मुड़कर देखती है तो उसने देखा कि कोई जल्दी से छिप गया है। फाइजा बोलती है, मुझे बताओ कौन हो तुम? देखो मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हो, मुझे डराओ मत, प्लीज सामने आओ। और फिर वो सामने आ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बगल वाले घर में बने खंबे के पीछे छुप रहा होता है। फाइजा उसे प्यार से देखती है। वो बच्चा उस साइकिल में लटकी जलेबियों को देख रहा होता है। फाइजा उसे वो जलेबी दे देती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। वो बच्चा मुस्कुरा देता है और वहीं बैठकर जलेबी खाने लगता है। फाइजा अब आगे घर की ओर चल देती है। वो एक बार फिर मुड़कर बच्चे को देखती है तो वो बच्चा वहां नहीं होता है। फाइजा डर जाती है और तेजी से घर की तरफ दौड़ लगा देती है। फाइजा घर पहुंचती है और दरवाजा बंद करके गहरी सांस लेती है। फिर खुद को नॉर्मल करती हुई कहती है, ये मेरा वहम है, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर अपने रूम में चली जाती है। फाइजा की अम्मी उसे आवाज देती है, फाइजा फाइजा खाना खा लो आकर। फाइजा खाना खाने आती है और फिर खाना खाते खाते उनसे बातें करने लगती है। फिर 1 घंटे बाद अपने रूम में जाने लगती है और अम्मी से कहती है, अम्मी थोड़ी देर बाद मेरी कॉफी मेरे रूम में दे देना, मुझे अपने असाइनमेंट पूरे करके जल्दी सबमिट करने हैं। और फिर वो अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। वह असाइनमेंट लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर आवाज आती है, धड़ धड़ धड़, दरवाजे पीटने की आवाज आती है। फाइजा कहती है, अम्मी मैं बिजी हूँ, आप खुद अंदर आ जाओ, दरवाजा लॉक नहीं है। और जब 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती तो खुद उठकर देखने लगती है। दरवाजा खुला हुआ था। वो उठकर बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। वो अपनी अम्मी के रूम में आती है तो उसकी अम्मी सो रही होती हैं। वो उन्हें जगाती है और कहती है, क्या हुआ अम्मी, आप अंदर क्यों नहीं आई? तो उसकी अम्मी कहती हैं, अरे वो खाना खाने के बाद मेरी आंख लग गई थी, मैं तेरी कॉफी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली जाती हैं। फाइजा हैरत से सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर अम्मी सो रही थी तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद फिर वह सोने के लिए अपने रूम में आ जाती है। वो अपनी नाइट ड्रेस चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपना फोन चलाने लगती है कि तभी थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। फाइजा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर्दे हिल रहे थे। फाइजा डरती हुई धीरे धीरे बेड से उतरी और दौड़कर लाइट जला देती है।
पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वो पर्दे हटा के देखती है तो वहां पर एक धागा पड़ा होता है। फाइजा उसे उठाकर गौर से देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही धागा है जो कि उसकी उंगली में फंस गया था, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का अगला भाग कल रात 10 बजे आएगा। एक बात और बता दूं आपको, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आपको डेली एक पार्ट सुनने को मिलेगा और इस कहानी का अंत इस महीने के आखिरी में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब तक की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं कल रात 10 बजे इस कहानी का अगला भाग अपलोड करूं तो आप सभी के पास इस कहानी के अगले भाग का नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस कहानी को सुन सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं कल रात 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।